नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 14 की, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये कौन से लेवल्स की होती है, इसका महत्व क्या होता है। इस बायोडाइवर्सिटी का इस समय बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और लॉस के साथ साथ बहुत सारी प्रजातियां इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या रेयर स्पेस की श्रेणी में रखी जाती हैं। तो ये कैसे रखी जाती हैं, कौन रखता है और इनके क्या प्रभाव होते हैं, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे और किन किन माध्यमों से ये कंजर्वेशन किया जा सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बेसिकली इसमें दो शब्द हैं, वन इज बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। तो बायो मीन्स जैव जगत को सूचित करता है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी स्पेसीज हैं सारी सम्मिलित की जाती हैं, जबकि डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो जितनी संख्या में जैविक समुदाय अधिक से अधिक होगा, वो बायोडाइवर्सिटी उतनी रिच होगी। तो बेसिकली ये संख्या और वैरायटी ये दोनों को ही शो करता है। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है कि जो ऑर्गेनिक किंगडम है वो कितनी ज्यादा संख्या में है और कितनी ज्यादा वैरायटीज में है। तो जहां जितनी संख्या और वैरायटीज होगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इस समय जो भी बायोडाइवर्सिटी हम देख सकते हैं वो ऐसा नहीं कि एकाएक हो गया, वो एक लंबे समय तक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। 2.5 टू 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन का परिणाम है ये हमने देखा हुआ है कि लगभग 3 से 3.8 बिलियन साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति के विकास क्रम में विभिन्न प्रकार की वेराइटीज का ओरिजिन हुआ और इसी ओरिजिन के कारण हमारा जैव विविधता बनी हुई है। जब से मनुष्य का उद्भव हुआ, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी लगातार कम होती जा रही है और इसका कारण ये है कि जो भी मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा हैबिटाट का लॉस, पॉल्यूशन या बहुत सारी तमाम एक्टिविटीज हैं जिनके कारण जीव जंतुओं का लॉस हुआ है, उनकी संख्या में निरंतर कमी आई है। इस बायोडाइवर्सिटी का वितरण पूरे ग्लोब पे एक समान नहीं है। ये डायग्राम हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। ये डायग्राम बेसिकली शो करता है वेदरिंग को। तो वेदरिंग में हमने ये पढ़ा था कि वेदरिंग कहाँ पे सबसे अधिक होती है। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन और दूसरा जोन जो वेदरिंग का था ये टैगा पॉटजाल रीजन था, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो इन दोनों में एक बात कॉमन है कि ये जो लाइन शो हो रही है प्रिसिपिटेशन की लाइन है। प्रिसिपिटेशन मीन्स वर्षा, जिसमें जल वर्षा, हिम वर्षा, वो सारी चीजें आती हैं जिसमें नमी वायुमंडल से पृथ्वी पर आ जाती है। और ये दूसरा कर्व इसमें शो कर रहा है, ये है हमारा टेम्परेचर। तो ये हम समझ चुके हैं कि टेम्परेचर जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ मूव करेंगे तापमान कम होने लगता है। तो ये क्लियरली शो हो रहा है जहां जहां पे वेदरिंग अधिक है उस पे हम देख सकते हैं कि प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर ये दोनों ही अधिक है। तो जहां पे इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी और वाटर ज्यादा है वहां पे वेदरिंग की प्रोसेस अधिक है और जहां वेदरिंग की प्रोसेस है वहां पे बायोडाइवर्सिटी अधिक है। बायोडाइवर्सिटी की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में होती है। कारण क्या है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी और वाटर दोनों अधिक है। तो पौधों का बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है और पौधों के विकास के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं का भी उन पौधों के ऊपर डिपेंड होने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका विकास हुआ है। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी अधिक है, वर्षा की मात्रा अधिक है। यहाँ इन जनरल तापमान भी कम है लेकिन वर्षा के साथ तापमान का कॉम्बिनेशन बेहतर है। जहाँ अपक्षय के क्षेत्र हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेदरिंग प्लस बायोडाइवर्सिटी इन दोनों में डायरेक्ट संबंध है। अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल को समझते हैं तो ये 3 लेवल पे देखी जाती है। पहला लेवल है जेनेटिक लेवल या आनुवांशिक जैव विविधता। अब आनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि एक प्रजाति के विभिन्न जीवों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं उस प्रजाति के अंतर्गत जीन में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है जो एक प्रजाति को शो कर रहा है। लेकिन इस होमोसेपियंस में विभिन्न प्रकार के रंग, शारीरिक संरचना, चेहरे की बनावट या तमाम विविधताएं पाई जाती हैं। तो सेम रेस में जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जीन के लेवल पे डिफरेंस है और जीन के लेवल पे डिफरेंस होने के कारण इसको हम लोग जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या
अनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब दूसरा लेयर है स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। जीन सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ की, और जीन से बना है हमारा स्पेसीज। तो एक स्पेसीज समान प्रजाति को कहा जाता है। तो एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से डिफरेंट है। जैसे गाय भैंस से अलग है, तो गाय की स्पेसीज अलग है, भैंस की स्पेसीज अलग है। तो गाय में जब डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस हमारा होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के कारण। लेकिन गाय भैंस या और भी जो चौपाए होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो स्पेसीज डिफरेंस के कारण होता है। तो एक स्पेसी दूसरे स्पेसी से डिफरेंस है, ये दूसरे लेवल का बायोडाइवर्सिटी होता है। और तीसरा लेवल जो है वो दैट इज ऑन लेवल ऑफ इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के फंक्शंस हैं, वो दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंस होते हैं। तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट के रूप में होता है जिस यूनिट में ऊर्जा का प्रवाह एक विभिन्न विधि से होता है। वो जीव जंतुओं से होके कार्बनिक पदार्थों से होके ये प्रवाहित होता रहता है। तो बहुत सारे लार्जर इकोसिस्टम हैं जिनको बायोम कहा जाता है। तो हर बायोम एक दूसरे से अलग होता है। ये डायग्राम है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के क्षेत्र में एक नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। इसको सोला वेजिटेशन या सोला फॉरेस्ट कहते हैं। और ये सोला फॉरेस्ट एक यूनिक इकोसिस्टम है हमारे वेस्टर्न घाट का। इसमें हम देख सकते हैं कि जो माउंटेन हिल्स हैं इन पे पूरी की पूरी तरह से बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। इनमें वेजिटेशन भी मिलता है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिलते हैं। इन वृक्षों की खासियत है कि ये हाईली इंडिजिनस है। यहाँ पे बाहरी प्रजातियों का प्रवेश कम हुआ है। ये एरिया भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है इस समय। लेकिन इन वनों में रीजनरेशन का रेट काफी कम है क्योंकि ऐसी वेराइटीज पाई जाती हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पे जो हॉट स्पॉट बनते हैं, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, उसका एक पार्ट है। अब समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या होता है। तो जो सबसे पहला रोल है वो इकोलॉजिकल रोल है या पारिस्थितिकीय भूमिका होती है। तो पारिस्थितिकी बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का विज्ञान है जिसमें जैव समुदाय और अजैव समुदाय के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है वो बेसिकली एक सिस्टम के तौर पे, एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करते हैं जिसमें सारी प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। तो जब इन प्रजातियों में डिस्टरबेंस होगा, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस होगा, तो इसका प्रभाव अन्य सारी प्रजातियों पर भी पड़ेगा। इसी परितंत्र का एक सक्रिय सदस्य मनुष्य भी है। तो बहुत सारी प्रजातियां ऊर्जा का संग्रहण करती हैं, अवशोषण करती हैं और वो ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर भी होता रहता है। लेकिन फाइनली जो पूरे पार्थिव समुदाय या पूरे पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो सेम होती है। तो जहां पे बायोडाइवर्सिटी अधिक से अधिक होगी वो उतना ही ज्यादा संतुलित अवस्था में होगा, और जहां बायोडाइवर्सिटी कम होगी वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही असंतुलित होने की स्थिति में होगा, चाहे मानवीय कारकों से चाहे प्राकृतिक कारकों से। जहां भी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां पे खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसका इकोलॉजिकल रोल ये होता है। दूसरा इकोनॉमिक रोल। इकोनॉमिक रोल में बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमारा फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है क्रॉप डाइवर्सिटी, या इसको हम लोग एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये शो करता है कि कितनी फसलें उगाई जा सकती हैं, ये फसलों की विविधता को शो करता है बेसिकली, और इसका सीधा संबंध खाद्य श्रृंखला से पाया जाता है। तीसरा रोल साइंटिफिक एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी का। इसमें हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका क्या है, और जो भी जैविक समुदाय है ये विकासवाद का परिणाम है। तो इस विकासवाद में प्रत्येक जीव ये शो कर सकता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका ये विकास कैसे हुआ। तो a lot of researches are going on in this direction। अब जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो रही है, यानी जो जीव जंतुओं की संख्या, जो पादपों की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। और ये लास्ट फ्यू डिकेड से, स्पेशली 19वीं शताब्दी के बाद से ये और ज्यादा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है
और जनसंख्या में वृद्धि के साथ वस्तुओं के उपभोग की और जो भी हमारे संसाधन हैं उन पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। पृथ्वी के कुछ भागों में जनसंख्या बहुत ही अधिक है। उदाहरण के लिए जब हम ट्रॉपिकल रीजन को लेते हैं तो ये एरिया भले ही 1/4 है टोटल अर्थ का, लेकिन यहाँ पे पूरे अर्थ की 3/4 पॉपुलेशन 1/4 एरिया पे कवर करती है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक है, जिसके कारण संसाधनों का यूज बहुत बेतहाशा हुआ है और जो बाकी बचे संसाधन हैं उनके पे दबाव बहुत अधिक पड़ा है। और सबसे ज्यादा प्रजातियां उष्णकटिबंधीय प्रदेश के वनों में पाई जाती हैं। ये लगभग 50% टोटल स्पेसीज की पाई जाती हैं। और मनुष्य तकनीकी रूप से दक्ष होने के कारण, सक्षम होने के कारण जीव जंतुओं और वनों का विनाश करने में सक्षम हो पाया है। इस लॉस के मेन 2 कारण हैं। पहला कारण नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आई, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, फॉरेस्ट फायर हैं, ड्राउट हैं, ये सूखा, इन परिघटनाओं से बहुत ही बड़े मात्रा में बायोडायवर्सिटी की हानि होती है, क्योंकि अर्थक्वेक से कहीं लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे जीव जंतुओं वनस्पतियों का उसमें समाप्ति हो जाती है। बाढ़ है, ज्वालामुखी का इरप्शन है, फॉरेस्ट के फायर से बहुत ज्यादा नुकसान होता है बायोडायवर्सिटी का। और दूसरा जो ह्यूमन रीजन है, जैसे मनुष्य ने पेस्टिसाइड यूज किए, पोल्यूटेंट्स यूज किए, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स और टॉक्सिक हैवी मेटल्स यूज किए, बहुत सारे बाहर की प्रजातियों को लाके इंट्रोड्यूस किया, तो एक्सोटिक स्पेसीज के कारण भी जो देशज प्रजातियां थी वो धीरे धीरे विलोपन के कगार पे हो गईं। बहुत सारे जीव जंतुओं की पोचिंग हुई, इलीगल शिकार हुआ, तो इस सबके कारण बहुत सारे जीवों की समाप्ति हो गई। एक उदाहरण समझते हैं, एक पेस्टिसाइड क्या पेनकिलर है डिक्लोफेनाक, और डिक्लोफेनाक पशुओं को पेनकिलर के तौर पे दिया जाता था। अब पशुओं के ऊपर डिपेंडेंट थे गिद्ध, तो गिद्ध जब मरे हुए पशुओं को खाते थे तो इस डिक्लोफेनाक मेडिसिन से गिद्धों की किडनी फेल होती गई और गिद्ध धीरे धीरे समाप्त होते गए। अब ये इंडेंजर्ड स्पेसीज में है, तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हुई। इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल प्रयास किए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था 1948 में बनी थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। और इसका जो फोकस एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। और IUCN के साथ साथ 2 और संस्थाएं हैं, एक है UNEP और WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये इन सबों का भी उद्देश्य हमारे पर्यावरण को और बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो बेसिकली IUCN ने बहुत सारे वेराइटीज को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, अभी इन 3 के अलावा भी कैटेगरीज हैं। पहला बांटा है इंडेंजर्ड स्पेसीज, दूसरा बांटा वल्नरेबल स्पीसीज और तीसरा बांटा रेयर स्पेसीज। तो प्रजातियां जो बहुत ही ज्यादा विलुप्ति के कगार पे हैं उनको इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं या संकटापन्न प्रजाति कहा जाता है। वल्नरेबल स्पीच जो भेद्य प्रजातियां हैं जो अभी इंडेंजर्ड तो नहीं हुई लेकिन निकट भविष्य में इंडेंजर्ड हो सकती हैं अगर उनके विनाश का यही क्रम जारी रहा तो। और रेयर स्पेसीज ऐसी होती हैं जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, या तो बहुत छोटे किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं या फिर बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ही कम जगहों पे पाई जाती हैं, बहुत भी विरल उनका कंसंट्रेशन है, जिनसे मनुष्य का मुठभेड़ कभी कभी होता है। तो इस तरह की स्पेसीज को रेयर स्पेसीज कहते हैं। इनके अलावा जो IUCN का क्लासिफिकेशन है इस डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं। ये है लिस्ट कंसर्न का मतलब कि इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इनको बहुत ज्यादा कंसर्न की जरूरत नहीं है। और ये है नियर थ्रेटेंड मीन कि अब वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। और नियर थ्रेटेंड के बाद ये है थ्रेटेंड, और थ्रेटेंड में जो वल्नरेबल है ये हाई रिस्क वाली प्रजातियां हैं जिनके विलुप्ति का खतरा अधिक है। और इसमें भी खतरा जब और अधिक हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क। ये डिग्री है रिस्क जो विलुप्त होने का है। और इसमें भी एक्सट्रीमली हाई जब हो जाता है ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इसके बाद एक कैटेगरी और बनती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये ओपन फील्ड में, जंगल में ये लुप्त हो जाती हैं। इनकी कुछ वेराइटीज केवल कहीं जीव जंतु या प्रोटेक्टेड एरिया या कहीं कैप्टिव वाली स्थिति में बचा रह जाता है, और जब वो भी समाप्त हो जाता है तो इसको विलुप्त प्रजाति
घोषित किया जाता है। तो ये IUCN का क्लासिफिकेशन है और इन क्लासिफिकेशंस को रेड डाटा बुक में IUCN जारी करती है। इसमें लिस्टिंग की गई है, इस रेड डाटा बुक में लिस्टिंग की गई है कितनी प्रजातियां थ्रेटेंड हैं, कितनी विलुप्त हो गई, इंडेंजर्ड कितनी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कितनी है, वल्नरेबल कितनी है। ये सारी लिस्टिंग IUCN की रेड डाटा बुक में की जाती है। बहुत सारी इसमें प्रजातियां शामिल हैं। जैसे ये कुछ इमेजेस हम लोग देख सकते हैं, ये रेड पांडा है और ये बेसिकली ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है। ये इंडेंजर्ड स्पेसीज का उदाहरण है। ऐसे ही ये सुमात्रन ओरांगुटान है। ओरांगुटान में बेसिकली ये बंदर होते हैं, इनकी संख्या भी काफी कम रह गई है। ये ब्लैक राइनो है जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केनिया और नामीबिया में पाया जाता है। इनकी भी लीगल पोचिंग इतनी अधिक हुई है कि इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। तो ये कुछ उदाहरण है इंडेंजर्ड स्पेसीज के जिनका अस्तित्व इस समय खतरे में है। यदि इनको बचाया नहीं गया तो ये कुछ टाइम बाद नियर फ्यूचर ये लुप्त हो जाएंगी। ऐसे ही ये दो रेयर स्पेसीज के उदाहरण हैं। ये कैलिफोर्नियन कैंडोर, कैंडोर दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है और ये कैलिफोर्निया के एरिया में पाया जाता है। इनकी भी संख्या काफी कम है। और ये डायग्राम हम्बोसिया डेक्रेंस बेस नामक पौधे का है। ये NCERT में दिया हुआ है। ये हमारे वेस्टर्न घाट की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। तो इस तरह की ये जो प्रजातियां हैं इनको हम लोग कहते हैं रेयर स्पेसीज, जिनका भौगोलिक वितरण बहुत ही छोटे क्षेत्र पे पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी बेतरह डिस्टर्ब हो रही है और इसी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट मनुष्य भी है। तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए ये बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह अजैव तत्वों से, जैव तत्वों से और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला जो अर्जेंट नीड है वो लोगों को एजुकेट करना और लोगों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है। और इसके लिए लोकल लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एक्टिवेशन का लेवल है। और इस लोकल लेवल पे बहुत सारी संस्थाओं की ज़रूरत है जो पर्यावरण फ्रेंडली या एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। इस कंजर्वेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास प्रारंभ हुए और इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है रियो समिट, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुई थी। और इसमें इंडिया ने 155 देशों के साथ इस पे साइन किया। इस समिट को या शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस पृथ्वी सम्मेलन के बाद ये 3 डॉक्यूमेंट बेसिकली रिलीज किए गए यहाँ से। तो पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा एजेंडा 21, एजेंडा 21, जो 21वीं सदी के एजेंडा को शो करता है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स वनों से संबंधित है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है रियो डिक्लेरेशन, वो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अर्थ समिट में डिक्लेयर किए गए। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये बेसिकली IUCN, WWF और UNEP के द्वारा ज्वाइंट रूप से 1980 में दिया गया। तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन है। इसने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। इसमें सबसे पहला सुझाव है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा, इन प्रजातियों के विलुप्त होने से रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तीसरा सुझाव इसमें प्रिजर्वेशन का है, जो वैरायटी है फूड की, प्लांट्स की, टिम्बर की और वाइल्ड, इनके जो भी स्पेसीज हैं उन सबके प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पे बल दिया। चौथा, इसमें सारे देशों को इनके जो वाइल्ड रिलेटिव हैं इनके संरक्षण के उपाय करने चाहिए। और इनके जो हैबिटाट्स हैं, जो 5वां उपाय है, प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। और 6वां, जो इन प्रजातियों का इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेगुलेट किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों की अवैध तस्करी की जाती है और इसके लिए इनका शिकार किया जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है इन प्रजातियों के खतरे में पड़ने के और इनके विलुप्त होने के। इन्हीं के क्रम में भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया, जिसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई। और सरकार काफी प्रोजेक्ट भी चला रही है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ये तो बहुत सारे प्रजातियों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें प्रचुर जैव विविधता का भंडार है और भारत भी उसमें से एक है। तो ऐसे 12 देश हैं: मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, कांगो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा रिच है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। और इसको हम लोग देख सकते हैं इस मैप पे। IUCN ने इन बायोडाइवर्सिटी रिच वाले एरियाज को हॉट स्पॉट के रूप में पहचान दी हुई है। और ये हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी से रिच तो हैं ही, लेकिन इनमें बहुत सारे प्रजातियों के संकटापन्न होने का भी खतरा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में 2 हॉट स्पॉट है। एक हमारा वेस्टर्न घाट, जहां के बारे में अभी 16 फॉरेस्ट हमने देखा था। दूसरा है हमारा ईस्टर्न हिमालय, और इसमें कुछ चीन का भी भाग आता है। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका में सिंहराजा फॉरेस्ट, इंडोनेशिया पूरा, फिलीपींस, पेनिनसुलर मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड का एरिया, ग्रेट बैरियर रीफ भी इनफैक्ट यहीं पे स्थित है। इसके साथ साथ मेडागास्कर में, ईस्टर्न मेडागास्कर, यहाँ तंजानिया का एरिया है अफ्रीका में, आप देख सकते हैं ईस्टर्न आर्क माउंटेन। फिर वेस्टर्न अफ्रीका में ये अपर गिनियन फॉरेस्ट, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट और सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट। तो सेंट्रल अमेरिका में लोलैंड और हाईलैंड ये दोनों ही बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के पार्ट हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं वेस्टर्न इक्वेडोर, कोलंबियन चाको, यहाँ ये घास के मैदान हैं। देन ट्रॉपिकल एंडीज, ये एंडीज में से अमेजन बेसिन का पार्ट है ये। और फिर अटलांटिक फॉरेस्ट ये ब्राजील में। तो ब्राजील भी सेंसिटिव क्षेत्रों को अपने में लिए हुए है। ये बायोलॉजिकली हॉट स्पॉट्स हैं जहां जीवों की विविधता तो बहुत अधिक है, लेकिन साथ ही साथ जीवों के ऊपर खतरा भी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।